+1 उसका इंटीग्रेशन करना है। हाँ वेरी गुड जी। यहाँ पे देखो 3 टर्म है, x², 2x है, 1 है, तो इसको क्या करना है, सिंपली जो है अलग अलग कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। यानी इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x² dx प्लस 2x dx प्लस 1 इंटू dx मतलब dx। सही है, देखो तो x² dx का हो गया x³/3 प्लस 2 बाहर करो, दिस इज x²/2। समझ आ रहा है ना, ये 2 बाहर कर दे इंटीग्रेशन के, कांस्टेंट टर्म है बाहर आ गया। x dx का क्या होता है x²/2 प्लस इसका क्या होगा x होगा, इंटीग्रेशन dx का x होता है ना, याद रखोगे। इंटीग्रेशन dx का क्या होता है x होता है। अरे इसको ऐसा भी लिख सकते हो x⁻0 dx, इसी चीज को इंटीग्रेशन dx को क्या लिख सकते हो x⁻0 dx। x⁻0 की वैल्यू 1 होती है, ये पूरा टर्म 1 यहाँ पे है x⁻0, यानी यहाँ पे 1 अगर इंट्रोड्यूस कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब n के जगह पर 0 है तो x⁻0 + 1/0 + 1 तो हो गया आंसर तुम्हारा x। समझ में आ रहा सबको। तो ये 2 कैंसल, x³/3 प्लस x² प्लस x प्लस कॉन्स्टेंट c। कर सकते हो इस तरह से। हाँ देखो x² प्लस 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले क्या किया, सबको सेपरेट कर लिया, अलग अलग कर लिया, dx से मल्टीप्लाई करके सबके लिए इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन x² dx प्लस इंटीग्रेशन 2x dx प्लस इंटीग्रेशन, देखो यहाँ dx × 1 है तो dx हो जाएगा ना, मतलब सबको पार्ट वाइज कर लिया, अलग अलग 3 पार्ट है यहाँ पे। अब इन तीनों पार्ट का इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन dx का जो है x होता है, x क्यों होता है, तो ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। इंटीग्रेशन dx को यहाँ पे आप लिख सकते हो इसी चीज़ को ऐसा, देखो x⁻0 की वैल्यू तो 1 होती है ना, तो इसको यहाँ पर फॉर्मूला में फिट करने के लिए ऐसा लिखा गया x⁻0 dx। तो n के जगह पर क्या है 0 है ना, तो पुट करेंगे फॉर्मूला में x⁻0 + 1 मतलब n + 1 होता है ना, तो 0 + 1/0 + 1, x⁻0 + 1 इज x और 0, हाँ और 0 + 1 नीचे है तो ये भी 1 हो गया, तो x/1 इज x। चलिए ओके, नेक्स्ट एग्जांपल कीजिए x⁻² प्लस cos x dx। x⁻² प्लस cos x dx। कितना हो जाएगा, गुड। यानी इसको भी हम लोग उसी तरह से 2 पार्ट में कर सकते हैं, बीच में प्लस है तो आप इसको लिख सकते हो x⁻² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ऐसा होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, दिस इज x⁻1/-1 प्लस cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस कॉन्स्ट। सही है, या इसी को लिखेंगे -1/x प्लस sin x प्लस c। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल करो, sin 4x dx, इंटीग्रेशन sin 4x dx। देखो हम लोग वो सब इंटीग्रेशन ले रहे हैं जो आपको जनरली कॉमनली यूज़ होगा, आपके फिजिक्स में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा बहुत सारा एग्जाम्पल है और बहुत सारा आपको पढ़ना है इंटीग्रेशन में, बट हम लोग सिर्फ सेलेक्टेड ले रहे हैं।
साइन 4x dx, इंटीग्रेशन साइन 4x dx। चलो देखो, अगर इस तरह का आ जाए तो आपको क्या करना है, सिंपली यहां पे देखो साइन के साथ 4x लगा हुआ है। जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे होते हो तो वहां पे साइन x का मतलब साइन 4x का कॉस 4x लिखते हो, फिर उसके बाद उसके डेरिवेटिव को फिर से मल्टीप्लाई करते हो, 4x का फिर से डेरिवेशन निकालते थे, अगर याद आ रहा हो तुमको। ओके, उस हाँ देखो, सबसे पहले सही बताए, साइन 4x का तो हो जाएगा माइनस कॉस 4x हो जाएगा ना। साइन का कॉस होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस होता है, साइन 4x का हो जाएगा माइनस कॉस 4x, ये तो हो गया। लेकिन उसके बाद जो 4x है ना, ये जो 4x यहाँ पे है उसका डेरिवेशन होगा और उसको डिवाइड करेंगे इस बार नीचे, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करो। 4x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ? ओनली 4, वेरी गुड, तो हो जाएगा 4। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? गुड। चलिए नेक्स्ट देखो, अगर कहीं पे है सपोज करो cos 4x स्क्वायर प्लस 1 dx, जल्दी से बनाओ। देखो ये पूरा का पूरा cos का एंगल है, तो आपको उस एंगल की तरह से ट्रीट करना है। मतलब cos का क्या होता है इंटीग्रेशन? साइन, साइन 4x स्क्वायर प्लस 1 होगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद 8x होगा। बोलो होगा कि नहीं? अरे 4x स्क्वायर प्लस 1 का तुम डिफ्रेंशिएशन करोगे ना भाई, 4x स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन करो ना, इसका कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है? गुड। चलिए, a to the power 4 2x माइनस 1 dx, चलो a to the power 2x माइनस 1 dx। तो a to the power x का तो a to the power x ही होता है, मतलब पूरे को अगर हम पावर कंसिडर कर लें तो दिस इज a to the power 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, इस तरह से कोई सा भी मतलब सिंपल इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हो। जो बायो के स्टूडेंट्स हैं खास तौर से ध्यान देंगे, क्योंकि उनके लिए फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। मैथ्स वाले को तो पढ़ना ही पढ़ना है, दोबारा से तिबारा से बहुत सारा इसको मैथमेटिक्स में करना ही करना है, इसलिए उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब एक इसको करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। देखो एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पे दो टर्म आप देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर एक टर्म है, फिर साइन एक्स एक टर्म है ना, मतलब दोनों फंक्शन जो है मल्टीप्लाइड है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, और उसका जो है इंटीग्रेशन करना है। जिस तरह से डिफरेंशिएशन में था, दो फंक्शन था, प्रोडक्ट रूल हम लोग यूज़ कर रहे थे वहाँ पे और उसको सॉल्व कर रहे थे।
एक फॉर्मूला याद करना होता था, है कि नहीं है? डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी हम लोगों ने निकाला था, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये तुम्हारा सॉल्यूशन होता था, मतलब फार्मूला था वो। उसी तरह का यहाँ पे भी आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना। दिस इज द फार्मूला। क्या है फार्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स। u एक फंक्शन है x का, v भी एक फंक्शन है x का, मतलब u x के साथ वेरी कर रहा है, v भी जो है x का वेरिएशन में है, मतलब u इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये सब नहीं लिखते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे। सीधा देखो u इंटू वी डी एक्स, ठीक है ना, इंटीग्रेशन u v डी एक्स, मतलब u जो है ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर यू के तरह से दिखाई दे रहा है, v साइन x के फॉर्म में है, देखो है ना। तो मतलब अगर इसका फॉर्मूला हमको याद रहे तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, सीधी सी बात है। तो इसका फॉर्मूला तुमको याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसको भी अपने चार्ट में शामिल कर लो। देखो क्या करना है, सबसे पहले u बाहर इंटीग्रेशन भी का इंटीग्रेशन, u को बाहर किया, फिर इंटीग्रेशन किसका किया? भी का, गुड। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद माइनस का सिंबल आएगा, माइनस आ गया। फिर से दोबारा इसका इंटीग्रेशन होगा, इस पूरे टर्म का फिर से इंटीग्रेशन होगा, लेकिन इस बार जो इंटीग्रेशन होगा वो u के डिफरेंशिएशन के साथ। थोड़ा सा इसको ट्रिकी बना करके आपको याद रखना होगा। u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स हो गया। फिर से थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे इंटीग्रेशन दोबारा होगा इसी का, वी डी एक्स का ही इंटीग्रेशन होने वाला है, ठीक है। लेकिन इस बार यहाँ पे u मल्टीप्लाइड जो यहाँ पे था ना, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन होगा u का वो डिफरेंशिएशन के साथ। दैट मीन्स के du बाई डी एक्स। थोड़ा सा ट्रिकी बनाते हुए इसको याद रखना पड़ेगा आपको। देखो क्या हुआ, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, क्लियर है, माइनस दोबारा रिपीट हुआ u और वी डी एक्स रिपीट हुआ, लेकिन जो u आया वो इस बार डिफरेंशिएशन के साथ। समझ में आ रहा है? हाँ, इतना सा क्लियर है। उसके बाद इस पूरे का इंटीग्रेशन फिर से, मतलब इस पूरे टर्म का, ये जो आप देख रहे हो, ये जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स है ना, ये इसका फिर से इंटीग्रेशन, पूरे का फिर से इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब वहां डी एक्स कर दो। 2-4 सवाल करोगे, फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाएगा। हाँ जरूर रिपीट करेंगे, देखो ना यहां पर हम रिपीट क्या करते हैं, फिर से लिखते हैं। देखो u इंटू वी डी एक्स, ठीक है। क्या करना है बताओ, u इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स, क्लियर है? ओके, माइनस फॉर्मूला में माइनस दिया, फिर से इसको रिपीट करना है, इसी चीज को उधर रिपीट करना है, लेकिन इस बार यहाँ पे u जो आएगा वो डिफरेंशिएशन के साथ। इसको समझो, जैसे यहाँ पे देखो फिर से रिपीट हो गया वी डी एक्स, जहाँ पे वी डी एक्स था यहाँ भी वी डी एक्स हो गया। इस बार यहाँ पे u लिखना है ना, लेकिन u लिखेंगे डी यू बाई डी एक्स लिखेंगे, मतलब u का डिफरेंशिएशन करके लिखेंगे। यहाँ पे सिंपली खाली u था, यहाँ पे क्या हो गया, डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स। उसके बाद एक चीज और, इस पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन होगा। कुछ आया समझ में?
ओके देखो एग्जाम्पल करेंगे तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर साइन एक्स है तो u के जगह पे एक्स स्क्वायर है ना, और v के जगह पे साइन एक्स है। बोलो है कि नहीं है? अब सॉल्व करो, अब उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, याद हो को फॉर्मूला u इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। क्लियर है ये? फिर माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। देखो जो फॉर्मूला है उस पर फिट कर रहे हैं खाली। देखो u के जगह पर एक्स स्क्वायर है तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, फिर से यही चीज़ तो रिपीट हुआ, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, उसके बाद इस पूरे का इंटीग्रेशन होना है दोबारा से। फॉर्मूला पे फिट हो गया देखो तो। ओके अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स लिख दिया, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डाल दो, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 2x लिख दिया। ठीक है, फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, फिर इसको कैसा लिखोगे? माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस यहां मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 को भी बाहर किया जा सकता है। अंदर में क्या रहा? इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं किया, 2 तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड टर्म है, इसको बाहर कर दिए, कांस्टेंट के रूप में है, इंटीग्रेशन के बाहर हो सकता है ना, बाहर कर दिया और कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं। क्या ये आंसर हो गया? यानी अब यस फिर करना पड़ेगा, राइट। चूंकि हाँ वापस देखो एक्चुअली क्या हुआ, ये जो हम एग्जाम्पल जो लिए ना एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, ये थोड़ा मतलब एग्जाम्पल बाय मिस्टेक बड़ा वाला एग्जाम्पल ले लिए हैं। ठीक है ना, पहले आपको हाँ छोटा एग्जाम्पल लेना था, कोई बात नहीं, जब आ ही गया तो इसको सॉल्व भी तो कर ही सकते हैं, उसी फॉर्मूला से रिपीट करेंगे फिर से। देखो अब इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा तुमको। चलो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसमें घबराना नहीं, घबराने से फिर जो है दिक्कत हो जाएगी। इक्वेशन 1 मान लिया और इसको एक अलग सा एग्जाम्पल समझ करके सॉल्व करते हैं क्या? चलो सपोज करो हमने तुमको फिर से एक एग्जाम्पल दिया, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, एज एन एग्जाम्पल इसको समझो, सॉल्व करो।
u और v वाला वही फॉर्मूला है तुम्हारे पास। क्या ये आया? द रिजल्ट इज x sin x प्लस cos x। अगर ये रहेगा तो मतलब इसका सॉल्यूशन ये हो गया, काम खत्म है। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में चूंकि ये अलग से एक टर्म आ गया था, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो हमारे पास आ गया सॉल्यूशन माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 इंटू, अब देखो इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स डी एक्स का सॉल्यूशन है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब प्लस कांस्टेंट, हो गया आंसर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो सिंप्लीफाई कर लो, नहीं करना चाहते हो छोड़ देना है छोड़ दो। 2 से मतलब मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ तक इसको और ज़्यादा लेंथी नहीं करना है, ठीक है। ओके, उसी तरह से इसको सॉल्व करना है x log x। तो वैसे ही रख के सॉल्व कर लोगे, है ना? यस, गुड। लेकिन देखो अब प्रॉब्लम आने वाला है। प्रॉब्लम ये आने वाला है कि अभी जो बताया आपको, इसको आप u मान लो, इसको आप अपने से u मानोगे, इसको u भी मान लोगे, u भी मानोगे ना, इस तरह से u भी मान करके सॉल्व करोगे। लेकिन आप u और v मानने में फ्री नहीं है, समझो मेरी बात को। आप किसको u मानोगे किसको भी मानोगे, इसके लिए भी एक बाउंडेशन लगा हुआ है। देखो ये अलजेब्रिक फंक्शन है x log x, लॉगरिदमिक फंक्शन है। पीछे हम लोगों ने क्या देखा था, जो एग्जाम्पल लिया था उसमें अलजेब्रिक फंक्शन था और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था कि नहीं था? मान लो इस तरह से एग्जाम्पल रहे x स्क्वायर a टू द पावर x dx, समझ लो। इसमें क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, देख रहे हो ना। उसी तरह से एग्जाम्पल रहेगा, सपोज कर लो रूट x साइन इनवर्स x dx। हम सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं, रूट एक्स साइन इनवर्स x dx। इसमें देखो अलजेब्रिक फंक्शन है और ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स x है, दिस इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस टाइप का इंटीग्रेशन रहेगा। तो आप किसको u मानोगे किसको v मानोगे, ये भी पहले ही से डिटरमाइंड है, उसके हिसाब से आपको चलना होगा। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक समझ लो,
या फॉर्मूला समझ लो, वो तुमको याद रखना है। ये सारा का सारा जो आपको फॉर्मूला बोल के बता रहे हैं ना, इसको आप नोट करो और अपने स्टडी रूम में चिपकाओ, तभी पॉसिबल है, याद हो जाएगा। देखो क्या करना है, किसको यू और किसको भी माना जाए, उसके लिए एक टर्म है लीएट, LIATE, LIATE। यू किसको मानेंगे, जो पहले आएगा, इसमें से जो पहले आएगा। इसमें है क्या चीज, ये एक कोडिंग टाइप का, देखो कोड है ये लीएट। याद रखना, व्हाट इज दिस L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। समझ में आ रहा है, L लॉगरिथमिक फंक्शन है। I क्या चीज है बताओ, इनवर्स। हाँ अच्छा, यहां पे एग्जांपल दे देते हैं, मतलब इस टाइप से log x सपोज करो है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि यहां पर दिखाई दिया आपको साइन इनवर्स x। A स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, जैसे कुछ भी हो सकता है, रूट x है, x स्क्वायर है, इस तरह से कोई सा भी अलजेब्रा का। व्हाट इज दिस T, T फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे cos x है, tan x है, कुछ भी आ सकता है। और एक लास्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे कि e टू द पावर x वगैरह। तो ये आपको याद रख लेना है। u किसको मानेंगे, ये चीज तो ध्यान में रखना, u किसको माने, भी किसको मानेंगे। तो इंटीग्रेशन u भी होता है, तो u पहले है, तो u उसी को मानेंगे जो इस तरह के एक्सप्रेशन में लीएट में पहले आएगा। यहां बताओ, ध्यान दो, यहां पे इंटीग्रेशन x log x, u कौन है, v कौन है, सोचो। वेरी गुड, यही चीज समझना था। u है log x और v है तुम्हारा x। ऐसा नहीं कि पहले लिखे तो पहले आ जाएगा, इसमें कौन हो जाएगा, हाँ v हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, वेरी गुड। और अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यही किया था ना, पीछे जो एग्जाम्पल लिए थे। इसमें u कौन है बताओ, और v कौन होगा, यानी कि हम लोगों ने जो u भी लेकर के हम लोग जो सॉल्व किया, बिल्कुल सही था ना वो। हाँ, क्यों सही था पता है, इसलिए कि हमको पहले से मालूम था, समझ रहे हो ना। हाँ, तुम लोग ऐसी गलती नहीं करो, किसी को भी u मान लो, किसी को भी मान लो, ऐसा नहीं है। आपको चूज करना है अकॉर्डिंग टू कोड, जो कोड यहाँ पे दिया हुआ है। समझ गए बात।
हाँ ओके, चलिए तो ये जो है आप इसको सॉल्व करके रखोगे, ठीक है। एक आधा एग्जांपल और ले लो। इसको भी सॉल्व करना, ठीक है। देखना पहले सॉल्व करो खुद से, उसके बाद बताया जाएगा, ओके। अब बना सकते हो क्या? ओके देखो, एक और टाइप का इंटीग्रेशन जो आपको मिलने वाला है रास्ते में, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेकर के इसको आपको समझाना चाहेंगे, क्योंकि इसमें आप लोगे तो बहुत सारा एग्जांपल्स हो सकता है। जैसे अगर कोई एग्जांपल आपको दिया गया, इसको इंटीग्रेट करो x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। देखो समझो ये क्या है, ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। इसमें तो ऐसा है नहीं कि ये तो सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन है, इसमें कोई दूसरा और तो है नहीं। ऊपर x नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो थोड़ा तुम सोचोगे तो लगेगा कि नहीं बन पाएगा, है ना, थोड़ा सा टफ लग रहा है। बट अगर इसको थोड़ा सा टेक्निक लगाया जाए तो ये सॉल्व हो जाता है, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। देखो क्या करते हैं, वी पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को कुछ भी अलग सा फंक्शन मान लिया, जैसे t। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या मान लिया? t। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोगों ने क्या मान लिया? t। सपोज कर लो ये हम लोगों ने मान लिया, ठीक है भाई। तो ऐसा अगर मान लिया तो यहां पे तो t पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे t। लेकिन यहाँ पर तो dx है, t का तो इंटीग्रेशन dt के साथ होगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो दोनों तरफ। नहीं समझे, जैसे t इज इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो दोनों तरफ। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो dt बाई dx, बहुत ध्यान से समझो एक एक टर्म को। ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो तो मतलब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। dt बाई dx यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 0। क्या सही है? देख तो dt इज इक्वल टू क्या हो गया, 2x dx। ऐसा हो सकता है? ओके तो अब क्या करना है तुमको, देखो dt इज इक्वल टू 2x dx हो गया, और यहां पे तुम t पुट कर सकते हो। ये पूरा का पूरा जो फंक्शन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे देखिए, या यहाँ पे पहले से तुम dx का मान निकाल लो। dx इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 बाई 2x लिख सकते हो। dx इज इक्वल टू dt बाई 2x। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। नाउ द इंटीग्रेशन कम्स टू बी x बाई t, और dt की जगह क्या, सॉरी dx की जगह क्या पुट करोगे, dt बाई 2x। इसके जगह पुट करो
dt बाई 2x, समझ रहे हो? x कैंसिल हो गया, क्या ऐसा हो जाएगा? देखो तो, अब बताओ 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t, तो log t हो गया प्लस c। आया समझ में? क्या क्लियर नहीं है? अब t की जगह पुट कर दो एक्स स्क्वायर माइनस वन, जो तुमने पहले से माना हुआ था। एक्स स्क्वायर माइनस वन को t माना है ना। एक्चुअली यहाँ पे आंसर फिनिश नहीं हुआ है, t को तुम हटाओगे ना, t तो तुम्हारा अपना माना हुआ है ना, तो t को रखो क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वन, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। अरे आया कि नहीं समझ में? गुड, तो ये है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, यहाँ तक तुम्हारा आंसर हो गया। या अगर इसी को थोड़ा सा और एक्सपेंड करना चाहोगे तो कर सकते हो, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन, प्रॉपर्टी लगा देंगे, यहाँ पे पावर हो जाएगा ना 1/2। क्या देखो, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन इस तरह से दिया हुआ है, सॉल्व करना है तुमको। log x टू द पावर 4 बाई एक्स डी एक्स, इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, देखो, अगर हम log x को मान लें t, कोई सा फंक्शन log x को t मान लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो log x का होता है 1/x, होता है कि नहीं? तो dx इज इक्वल टू आप लिख सकते हो x dt। अब पुट करो इसमें इंटीग्रेशन log x टू द पावर 4, मतलब क्या हो गया, t टू द पावर 4 बाई x, और dx की वैल्यू क्या है, x dt। देखो तो, x कैंसल्ड, t टू द पावर 4 dt। अब इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फिर क्या करोगे, t को रिप्लेस कर दोगे log x से, दिस इज योर आंसर। देखेंगे ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो यानी कि इंटीग्रेशन का यूज़ हम लोग ग्राफ में किस तरह करेंगे। सपोज करो कि हमारे पास एक ग्राफ है, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है ना। ये कोई एक सिंपल सा ग्राफ है, सपोज करो। तो ये जो ग्राफ है, ये वाई की कोई सा भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे,
ये y की वैल्यू है ना, और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी, है ना। ठीक है, तो इस ग्राफ का अगर एरिया फाइंड करने के लिए दिया जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं एरिया ऑफ द ग्राफ या कर्व इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये एरिया जो है किस तरह का एरिया शो कर रहा है, दिस एरिया रेक्टेंगल, तो हाँ रेक्टेंगल शो कर रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना। हाँ तो ये मान लेते हैं कि लेंथ हमारा यहाँ से यहाँ तक ये x हो गया, x हो जाएगा, इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, ये चौड़ाई मान सकते हो y, है ना, दिस इज y। तो एक्स वाई क्या हो गया, एरिया हो गया, x इंटू वाई इज एरिया। ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, देखो अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ग्राफ मान लो इस तरह से है, ठीक है ना, कर्व है ये, दिस इज अ कर्व, ये कर्व है, ठीक है। तो इस कर्व का सपोज को ऐसे करते हैं, तो अगर हम इसका एरिया निकालना चाहेंगे तो एरिया अंडर दिस कर्व क्या हो जाएगा, सोचो, मिटाते हैं इसको। हाँ वेरी गुड, ज्वाइन करते हैं। हाँ, एरिया अंडर द गिवन कर्व, ठीक है। पिछले वाले केस में क्या था कि स्ट्रेट लाइन था, तो उसके लिए एरिया फाइंड करना बहुत ही आसान था, है ना, रेक्टेंगल बन गया था वो, है ना। या कोई सा भी ज्योमेट्रिकल शेप जो नोन शेप है, आप उसका एरिया तो निकाल ही सकते हो, ट्रेपीजियम हो या स्क्वायर हो या कुछ भी ऐसा हो। लेकिन अगर इस टाइप का कर्व आ गया तो ये जो एरिया फॉर्म करेगा, तो आप देखो ये जो एरिया फॉर्म करेगा, तो ना ये ट्रेपेजियम है ना रेक्टेंगल है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना इसका एरिया फाइंड करना। समझ में आ रही बात, ठीक है। और हाँ, इधर हो गया y, इधर हो गया x। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पे जो है कैसे हम लोग एरिया फाइंड करेंगे, तो उसी के लिए ये हम लोग को फाइंड करना है। एक्चुअली एरिया अंडर दी गिवन कर्व क्या होगा, इसको हम लोग को फाइंड करना है। इस टाइप के केसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन अब यहां यूज होने वाला है। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग ये करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्मॉल सा स्ट्रिप, इस पूरे में से एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे। देखो ये जैसे कहीं से भी एक स्ट्रिप ले लिया, दिस इज अ स्ट्रिप, ठीक है। हाँ, इस बात को समझो, वी टेक अ स्मॉल स्ट्रिप, उस स्ट्रिप का जो लेंथ होगा ये y, ये लेंथ बताएगा। देखो ये स्ट्रिप जो है ना ऑलमोस्ट कैसा है, तो आप ऑलमोस्ट अगर ध्यान दो तो रेक्टेंगल टाइप का है। देखो आप इसको रेक्टेंगल कंसिडर कर सकते हो, है ना। यहाँ पे हालांकि कर्व है, जितना तुम्हारा स्ट्रिप पतला होगा, है ना, उतना ही क्या हो जाएगा, ये कर्व कम होता जाएगा। समझ रहे हो ना, ये जो कर्व है तुम्हारा, इस कर्व को ध्यान से देखो। यहाँ ये जो कर्व है, स्ट्रिप अगर हम पतला लेंगे, जितना स्ट्रिप तुम पतला लोगे उतना यहाँ पे जो कर्व आ रहा है वो कर्व कैसा हो जाएगा, एकदम कम होता जाएगा कर्व, ठीक है। और किसी भी कर्व पे अगर स्ट्रेट लाइन डालोगे, ठीक है, तो वो
टेंजेंट खींचोगे तो वो स्ट्रेट लाइन की तरह से बिहेव करेगा यहाँ पे, समझ रहे हो? ये कर्व छोटा कब होगा? जब आपका स्ट्रिप बहुत ही थिन हो, बहुत ही पतला हो, है ना? तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आपको दिखाने के लिए इतना मोटा सा काटे हुए हैं, बट एक्चुअली कैसा होता है? बहुत ही पतला। तो उस केस में रेक्टेंगल बन जाएगा, ये रेक्टेंगुलर शेप का आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो जब रेक्टेंगुलर शेप का हो जाएगा तो उसका लेंथ, देखो ये लेंथ हम लोग मान लेते हैं, दिस लेंथ इज y, सपोज कर लेते हैं लेंथ या हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज y, एंड ब्रेड्थ क्या हो जाएगा? हाँ देखो एक्चुअली क्या है, देखो आप ध्यान से देखो, ये x एक्सिस है, x एक्सिस में ये बहुत ही स्मॉल पार्ट है, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे? या डेल्टा x, दैट इज dx। dx के बारे में पहले भी बताया जा चुका है। dx क्या चीज़ है? बहुत ही स्मॉल पार्ट होता है, समझ में आ रही बात ना? तो उसको हम लोग लिखेंगे dx, ठीक है? क्लियर है? तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप क्या होगा? एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, इस स्ट्रिप की जो एरिया होगी वो क्या हो जाएगी? देखो y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स हो सकता है ना? हाँ, गुड। क्लियर है? अब यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरा हमारा एरिया है, इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रिप से मिलकर बना हुआ है ना? अगर आप ध्यान से देखो तो इस तरह का कंटिन्यूसली स्ट्रिप अगर हम जोड़ते चले जाएं तो क्या मिल जाएगा हमको? एरिया ऑफ दिस, हाँ शेडेड एरिया, ठीक है ना? तो आप इसको ऐसे निकालोगे, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। तो टोटल एरिया वो कह रहा है, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? वाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स, ऐसा होगा ना? समझ रहे ना? यानी आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ऑल द स्ट्रिप्स, एरिया ऑफ ऑल द स्ट्रिप्स inside the shaded part। सभी स्ट्रिप्स का जो एरिया होगा अगर हम सबको जोड़ दें तो उसके बराबर हो जाएगा। तो यहीं पे हम लोग लिखेंगे एक स्ट्रिप का जो एरिया है वो है वाई डी एक्स, है कि नहीं है? एक सिंगल स्ट्रिप का वाई डी एक्स है, उसी को हम लोग ऐसा लिखते, देखो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। आपको बताए थे, याद है? इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है जोड़ना, समझ रहे हो ना? तो हाँ, टू ऐड, तो वाई डी एक्स का सारा वाई डी एक्स अगर हम लोग जोड़ दें तो हम लोग को क्या मिलने वाला है? एरिया ऑफ दिस टाइप ऑफ कर्व, समझ रहे हो ना? तो किसी भी कर्व एरिया का मतलब कर्व ग्राफ का एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। अभी एक एग्जांपल हम लोग लेंगे, उसमें आप इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। जैसे देखिए, द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फाइंड द area of this curve between x is equal to 0 to x is equal to 6।
ये जो कर्व है, ये जो ग्राफ दिखाया जा रहा है, ये ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है, ठीक है ना। अब ये ग्राफ, ये कर्व जो है कितना एरिया कवर कर रहा है बिटवीन x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 6, तो आपको फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे? सॉल्व करो इसको। देखो देखो यहाँ पे आपको पहले बताए थे कि y क्या होगा? x का फंक्शन होगा, समझ रहे हो ना, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ, कितना एरिया आया? 36 स्क्वायर यूनिट है ना। चलो ठीक है, 36। और कितने का कुछ आया है? सोचो। 72। गुड। और 72 और कितने का कुछ आया? और कितने का कुछ आया है? गुड। तो देखो इसमें क्या करना है तुमको, सिंपली ये इस कर्व का एरिया तुमको फाइंड करना है। तो आपको ये एरिया फाइंड करने के लिए कह रहा है जहाँ पे x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 0 से लेकर, मान लो ये पॉइंट है x इज इक्वल टू 6, सपोज कर लो, चूँकि ये ग्राफ बता रहा है आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो तुम्हारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या है भाई? a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx, समझ रहे हो ना। उसके बाद देखो y इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर है, रखोगे एक्स स्क्वायर dx, y की जगह पे क्या रख दोगे? एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, ओके। और x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक? 0 से लेकर 6 तक, समझ रहे हो? ओके। तो ये, हाँ, कर्व को समझो, यहां तक ये स्टेप समझ गए। तो इसके बाद तो तुम जानते हो सॉल्व करने इसको, एक्स स्क्वायर डी एक्स सॉल्व करने जानते हो, बहुत ही सिंपल है। क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब बाई 3, 0 से लेकर 6 तक, ओके। क्या करोगे? 6 का होल क्यूब बाई 3 माइनस 0 क्यूब बाई 3, तो 0 तो 0 ही हो गया। 6 का होल क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6 बाई 3, तो कितना हो गया? 72। वेरी गुड, द आंसर कम्स टू बी 72 स्क्वायर यूनिट। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? ओके, चलिए एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एरिया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व bounded under the curve y is equal to 3x square plus 6x plus 7, 3x square plus 6x plus 7, and the x-axis with the ordinates x is equal to 5 and x is equal to 10। क्वेश्चन क्लियर हुआ? वेरी गुड, बनाओ। बहुत ही सिंपल है ये, मतलब ये किसी कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, इस कर्व का ग्राफ बना होगा, ठीक है ना। उसको तुमको बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली कर्व हमारे पास है। और क्या निकालना है तुमको? एरिया निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे फिट कर दो।
ठीक है, तुमको इसमें कर्व बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, ग्राफ में प्लॉट करने की कोई ज़रूरत नहीं। हो सकता है किसी भी टाइप का कर्व बनता होगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको एरिया चाहिए। तो एरिया के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है, इंटीग्रेशन y dx, है ना। और क्या होना चाहिए, y मस्ट बी द फंक्शन ऑफ x, तो दिया हुआ तो है ही, तो निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 dx। कहाँ से कहाँ तक, 5 से लेकर 10 तक। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अब सॉल्व कर लो इसको। हाँ देखो ना, एरिया का फॉर्मूला तो क्लियर है, एरिया का फॉर्मूला है ना ये, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx। ठीक है, जहाँ पे y क्या है, y x का एक फंक्शन है। तो इस क्वेश्चन में गिवन है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 विद इन द लिमिट 5 to 10। समझ रहे हो? उसके बाद ग्राफ कैसा बनेगा, कर्व कैसा बनेगा, ये तुमको नहीं सोचना है, ठीक है ना। ग्राफ तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो कैसे तुम ड्रॉ करोगे, उसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप एरिया बता दो, क्योंकि क्वेश्चन में एरिया पूछा जा रहा है आपसे। तो एरिया को तो मेरे पास फॉर्मूला है ही, इंटीग्रेशन y dx। y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे dx। अब क्या है, यहाँ तो इंटीग्रेशन है, सिंपल इंटीग्रेशन, 3 पार्ट में इंटीग्रेशन होना है। देखो तो 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस 6x का और फिर 7 dx का हो जाएगा ना। हाँ देखो, जो लोग नहीं समझ पा रहे हो ध्यान से देखो, 3x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 6x dx प्लस इंटीग्रेशन 7 dx, ऐसा ही तो होगा 5 से लेकर 10। ये इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स है जो तुम लोग देख चुके हो पहले भी। इसको सॉल्व करेंगे, 3 इंटू क्या हो जाएगा बताओ, x³ / 3 x² / 2 और यहाँ पे हो गया 7 और x सिर्फ हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, टोटल आंसर कितना आया, 1135 है ना, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, करके रखोगे इसको। लिखो, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व find the area enclosed by the curve y is equal to sin x, y is equal to sin x and the x-axis between x is equal to 0 and x is equal to pi। दिस इज द होमवर्क, इसको करके रखोगे। ठीक है।